अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। सबसे पहले आपको बताते हैं और सब में अहम बात है नदीम भुट्टो मुल्ज़िम जो फेक अकाउंट्स केस में गिरफ्तार हुआ नैब की तरफ से रिमांड के लिए यानी मामला दीगर अदालती बढ़ाने के लिए उसको जब अदालत पेश किया गया तो दौरान समात फेक अकाउंट्स केस के इसके बारे में ये कहा गया, नैब का दावा यह है कि जो नोडेरो में भुट्टो हाउस है ये वहाँ का रखवाला या आप कह सकते हैं गार्डियन या कस्टोडियन या जो भी आप इसको नाम दे सकते हैं, इन शॉर्ट एक मुलाजिम की हैसियत आप कह सकते हैं कि ये इस शख्स की है नदीम भुट्टो की। लेकिन जब अदालत में ये पेश होता है और अदालत में जो आज दौरान समात जज, प्रोसिक्यूटर और मुल्जिम नदीम भुट्टो के दरमियान जो मुकालमा जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे अंदाजा होगा कि फेक अकाउंट्स केस जा किस तरफ रहे। मामला सब्जेक्टिव है, वी कैन नॉट टॉक ऑन द फेट ऑफ दिस केस, लेकिन ऑब्जेक्टिवली आपको बताते हैं कि अदालत में हुआ क्या रिमार्क्स थे, कुछ अंदाजा इससे हो कि क्या मामला चल रहे हैं इस केस में। क्योंकि जहां ये जाली बैंक अकाउंट्स केस की आज समात हुई, जो भुट्टो हाउस के इंचार्ज, इस तरह मैंने कहा कि इस पर नैब ने दावा किया है कि ये भुट्टो हाउस का इंचार्ज है, 6 मई तक इसका जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ। अब आते हैं कि पूछा क्या गया, बात क्या हुई। नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये मुलाजिम है लेकिन उनके अकाउंट में 74 लाख रुपए तकरीबन 7.45 मिलियन रुपए आए हैं। ये पैसे मुल्जिम के मुताबिक घर के खर्च के लिए आते थे। क्या घर का खर्च चलाने के लिए इतने पैसों की जरूरत होती है? जज ने सवाल पूछा, जो ऑनरेबल जज है उन्होंने सवाल पूछा। तो मुल्जिम ने कहा कि भुट्टो हाउस एक बड़ा घर है और इस पर जज ने आगे से सवाल पूछा कि आपकी तालीम कितनी है। तो मुल्जिम नदीम भुट्टो ने बताया कि मैं MA पढ़ा हुआ हूं, तो क्या आपको नहीं पता था कि इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? जज ने सवाल पूछा, जिस पर मुल्जिम ने जो आगे जज ने कहा कि ये कोई मजाक तो नहीं है, मुझे बताओ इतने पैसे छोड़े कहां हैं, क्या इन पैसों का किया क्या है? जज साहब ने फिर ये सवाल उठाया, कुल 74 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए हैं, आपकी जेब से हीरोइन निकल आए, तो कसूरवार कौन होगा? जज साहब ने ये ऑनरेबल जज ने सवाल पूछा। उसके बाद मुल्जिम की तरफ से कहा गया कि जाहिर है कसूर मेरा होगा। मुल्जिम नदीम भुट्टो कहा कि मैं समझा घर के मालिक पैसा भेज रहे हैं, यानी 74 लाख रुपए घर के मालिक पैसा भेज रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि पैसे कौन भेज रहा है। मुल्जिम ने कहा मैं तो एक छोटा सा मुलाजिम हूं, भुट्टो हाउस में 20,000 रुपए पर काम कर रहा हूं। GIT में मामला खुला तो पता चला कि अकाउंट्स में गड़बड़ थी। भुट्टो हाउस का इंचार्ज उसके बाद अदालत में रो पड़ा और जब वो रोने लगा तो उसने रोते हुए कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मुझे इल्म नहीं था कि जाली अकाउंट से पैसे आते हैं। ये उसका मुझे इल्म नहीं था कि जाली अकाउंट से पैसे आते हैं। जिस पर जज साहब ने पूछा कि आपका वकील कहाँ है, तो उसने कहा कि मैं गरीब हूं, वकील नहीं कर सकता। तो नोडेरो वाले कहाँ हैं? मुश्किल वक्त में आपको कोई नहीं पूछता? जज साहब ने सवाल पूछा, जिस पर मुल्जिम ने कहा कि नहीं जनाब, हम गरीबों को कोई नहीं पूछता, और अदालत में आप दीदा हो गया। इस पर जो है नैब के प्रोसिक्यूटर के बयान भी आपको बताते हैं कि कहा गया कि नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम अगर हमें मालूमात फराम करे तो हम ताउन करने को तैयार हैं। काला धन सफेद इन्हीं लोगों के नाम अकाउंट्स खोलकर किया जाता है। अब आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? जज साहब ने यह सवाल पूछा। जज साहब का जब यह सवाल था कि अब आपके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, तो उस पर मुल्जिम की तरफ से कहा गया कि मेरे पास जब भी पैसे आते थे मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर देता था, इखराजात अदा कर देता था। मैं तो नौकर हूं, मालिकान से पूछें पैसे कहां से आते थे। नदीम भुट्टो ने यह कहा। इनसे ये भी जरूर पूछें, इनसे भी जरूर पूछेंगे, जज साहब ने कहा इसके जवाब में। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुल्जिम ने कहा, आपका रिमांड दे रहे हैं, नैब को सच सच बातें बताना, जज साहब ने कहा। जिस पर मुल्जिम ने जो आखिरी बात की कि मैं अल्लाह को हाजिर जानकर कहता हूं, सच ही बता रहा हूं। ये मुल्जिम की तरफ से इसके बाद स्टेटमेंट सामने आई। अब ये अहम तरीन जो आज मुकालमा हुआ है अदालत में समात के दौरान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ इमदाद सुमरो साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और इस पर्टिकुलर स्टोरी को इमदाद जो है वो बड़ी फोकस के साथ फॉलो करते रहे। मीर मोहम्मद अली खान साहब मारूफ इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, फाइनेंशियल जो इसका एस्पेक्ट है इस केस का, उस पर उनसे बात होगी। और हमारे साथ सैयद बुरहान अली साहब जो कि साबिक DG नैब हैं, लाहौर के DG भी रहे हैं आप, इससे पहले नैब में आला ओहदों पर हमें लाहौर में ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इमदाद सुमरो साहब, नदीम भुट्टो तो रो पड़ा अदालत में, और लग ये रहा है कि इसके रोने से और भी बहुत से लोग रोएंगे जिस तरह ये रोया है। कौन कौन रोएगा इसके बाद जो जिस तरह ये रोया है आज, और ये है कौन नदीम भुट्टो? इमदाद सुमरो साहब। मेहरबानी सैफान साहब। नदीम भुट्टो साहब जो नोडेरो का अब भुट्टो हाउस कहलाता है, जरदारी हाउस भी ये कहलाता है,
जब 2008 से 2013 तक जनाब आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के प्रेसिडेंट थे, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, तो ये नोडेरो हाउस जिसके इंचार्ज हैं नदीम भुट्टो साहब, ये उस वक्त प्रेसिडेंट हाउस कहलाता था और इसके जो तज़ीन आराइश या जितना भी इसके ऊपर जो ख़र्चा होता था वो सरकारी ख़जाने से या हम आवाम के जेब से वो उस पर ख़र्च होता था। और अगर किसी ने देखा नहीं है वो नोडेरो हाउस, तो वो एक बड़ा एक किला बना हुआ है जो मेरे ज़राए के मुताबिक वो ये जो नोडेरो हाउस है, ये जो किला बना हुआ है वो उस पर करोड़ों अरबों रुपए सरकारी ख़जाने के, सिंध हुकूमत के, पाकिस्तान के ख़जाने से उस पर ख़र्च हुआ है। अब मैं सबसे पहले आता हूं, जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपके जेब से हीरोइन निकल आए तो कौन जिम्मेदार होगा। जैसा कि ये भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि मैं एक मुलाजिम हूँ, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं MA पास हूँ, तो इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने लाखों करोड़ों रुपए जो उनके अकाउंट में आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन से अकाउंट से आ रहे हैं। तो इनको खुद ख्याल करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। दुनिया का एक माना हुआ एक लीगल एक प्रिंसिपल है कि अगर आपको कानून का पता नहीं है तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। कि अगर मैं कहूँ कि मुझे इस कानून का पता नहीं है, मैंने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है उसका मुझे पता नहीं है, या मैंने कोई गलत काम किया है, मुझे कानून का पता नहीं है, तो मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। तो नदीम भुट्टो साहब के किरदार से या आज का जो मकालमा उनका अदालत में हुआ है, इसको देखकर ये एक क्लियर मैसेज है उन लोगों के लिए जो सिंध के हुक्मरानों के लिए हर गलत काम करते हैं, उनके लिए आखिरी हद तक जाते हैं, आउट ऑफ वे जाकर काम करते हैं, और वो बराह रास्त जो सिंध का हुक्मरान टोला है उनके साथ वो मिले हुए हैं सिंध के ख़जाने को लूटने में। तो ये उनके लिए एक सबक है कि उनको सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह वो इस्तेमाल करके छोड़ देंगे और उनका हशर भी आखिर में आएगा तो नदीम भुट्टो की तरह आएगा। ये मैसेज है सिंध की ब्यूरोक्रेसी के लिए, ये मैसेज है उन पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए जो खुशामद की आखिरी हद तक पहुंच गए हैं, जो अपनी क़यादत को सच नहीं बताते, जो अपनी क़यादत के गलत कामों में, गलत कार्यों में उनके साथ मुलविस होते हैं। ये उनके लिए मैसेज है कि वो अपने जो इक़दाम है उनको दुरुस्त करें। तो मैं मुस्तकबिल करीब में देख रहा हूँ कि नदीम भुट्टो की तरह बहुत से किरदार आएंगे। एक और किरदार है जो मैं आपके प्रोग्राम के तवसुत से पहले ही बता रहा हूँ, वो ड्राइवर थे। ये हामिद समो और जरदारी साहब के अलावा एक और ड्राइवर साहब है, उनका किरदार भी सामने आया है, जो बिलावल जरदारी हाउस कराची के ड्राइवर थे, जो डॉक्टर डिनशाह के मामलात को भी देखते थे और दीगर मामलात को भी देखते थे। जब ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जो 11 गाड़ियाँ हैं बुलेट प्रूफ सिंध के हुक्मरान ख़ानदान के इस्तेमाल में है, जो जाली तरीके से मंगवाई गई, तो उसको उन्होंने इस्तेमाल किया, वो गाड़ियाँ उसने रजिस्ट्रेशन कराई। मैं आपको बताऊं सैफान भाई और आपकी टीवी के तवसुत से पाकिस्तान के अवाम को, वो जो ड्राइवर अनपढ़ है वो इस वक्त सिंध के एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है। उसको इन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये मेरी ज़ाती इतलात है कि वो भी नैब में नदीम भुट्टो की तरह, नदीम भुट्टो साहब तो अब कोर्ट में है, लेकिन वो नैब के सामने अप्रूवर बन गया है और उसने डॉक्टर डिनशाह से लेकर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा और जितने भी साहब और साहिबान हैं उनके लिए उसने सारी बातें बता दी हैं और ये चंद दिनों में एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुलने वाला है। सही। अच्छा, मैं इससे पहले डिनशाह साहब के वो जो GIT रिपोर्ट है, ये बॉम्ब प्रूफ ये जो गाड़ियां बुलेट प्रूफ हैं, इनका भी हमारे पास जो GIT में मामलात हैं उस पर आएंगे कि किस तरह से मामलात हुए, क्या हुए। लेकिन मीर मोहम्मद अली खान साहब, नदीम भुट्टो साहब की आज जो समाअत हुई अदालत में, क्योंकि ये मामला क्या होगा अदालत में वी कैन नॉट डिस्कस दैट, सब्जेक्टिस है, लेकिन जिस तरीके से ये आज मुल्जिम रोया अमदाद सुमरो साहब ने इंटरप्रेट इस तरह किया कि ये एक मैसेज है तमाम लोगों के लिए जो इस तरह ब्लाइंडली फॉलो करते हैं अपनी लीडरशिप को, उनके लिए आप क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं समाज से? जिस तरह नदीम भुट्टो रोए और फिर उसने बोला गरीब का फिर कोई साथ नहीं देता, मुझे पता नहीं था पैसे कैसे आए, अब कहाँ आते, मैं समझा खर्चे के नहीं आते हैं। 20,000 रुपए तनख्वाह, 74 लाख रुपए अकाउंट है। मीर साहब, आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कैलकुलेशन के मुताबिक कितनी ज्यादा ये बियॉन्ड सोर्सेज, नॉन सोर्स ऑफ इनकम बात गई है ये मीर साहब? ये देखिए ना, मैं एक बात कहूँ टू बी फेयर, अगर वाकई इसकी तनख्वाह सिर्फ 20,000 है और इसकी बेनामी जायदादें नहीं है और सिर्फ 20,000 रुपए पे अगर ये काम कर रहा है वल्लाहुल आलम या नाब आलम, तो उनको पता है बेहतर। तो उस लिहाज से तो फिर जाहिर है एज एन एम्प्लॉई इसने नहीं पूछा कि भाई सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसकी हिम्मत भी नहीं हुई होगी। मगर ये कहने के बावजूद मैं ये कहूंगा कि दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि आप
किसी भी हुक्मरान के साथ, चाहे वो सिंध का हो, पाकिस्तान का हो, कोई अमीर आदमी हो, कुछ हो, अगर उसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं तो आप अपनी डीलिंग्स को एब्सोल्युटली ब्लैक एंड वाइट रखें। चाहे आपकी तनख्वाह 20,000 रुपए है या आप 20 अरब रुपए साल का बिजनेस करते हो। एज अ कराची रेजिडेंस एंड एज अ रेजिडेंस ऑफ दिस सो कॉल्ड एलीट सर्कल ऑफ डिफेंस, ये जो नाम आ रहे हैं पिछले 6 महीने से मेरी आंखें फटी हुई हैं, क्योंकि ये इन सबको कहीं ना कहीं मिलना होता था हमारा, कहीं किसी डिनर में, सिंध क्लब में, यहाँ वहाँ दूसरी जगह। अगर इस बात को इजाजत दें, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, तो आपकी यहीं से इस बात को, बुरहान साहब का भी और आदात सुमरो साहब भी साथ हैं हमारे, आपको कुछ हैरानकुन जो इंकशाफात आज समात में हुए हैं वो बताएं। अब एक और गिरफ्तारी जो हुई है अहम तरीन, उस गिरफ्तारी के क्या मुहर्रिकात हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, हम जाएंगे तह तक इस बात के बेनकाब में। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने हम फैक्चुअली रख रहे हैं कि आज दौरान समात जो मुल्जिम नदीम भुट्टो है, जिसके अकाउंट में 74 लाख रुपए आते थे, 20,000 रुपए तनख्वाह थी, मुलाजिम है, बज़ाहिर मुलाजिम है, वो कहता है उसको नहीं पता था, मालिकान पैसे भेजते थे, घर चलाने के लिए भेजते थे, खर्चे के लिए भेजते थे, तनख्वाहें देता था। आप दीदा हुआ अदालत में और जाके बोला कि आज मैं अकेला खड़ा हूं, मेरे पीछे कोई नहीं है इस वक्त और नोडेरो वालों मुझे बचाने नहीं है। अब सवाल यहां पर यह है जी कि आगे इस केस में क्या होगा। मैं आपको पहले बताता हूं कि जो शहजाद अकबर साहब हैं, जो अकाउंटेबिलिटी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट कुछ दिन कबल आई थी, जो हमजा शहबाज का केस है और जरदारी साहब का मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के दोनों, इनमें जो ममासलत है, जो पैरेलल दो चीजें चल रही हैं और किस तरह से एक जगह आके मर्ज हो जाती हैं, वो कौन सी एक पॉइंट है, वो आपको इस साउंड बाइट में नजर आएगा जहां ये तमाम मामला मर्ज हो रहे हैं। लेट्स हियर दिस के क्या कहा था शहजाद अकबर साहब। थीम चोरी और मार लूट की थी और उसके लिए जो मेथड यूज किए गए वो जालसाजी के सेम थे। लेकिन इस केस में जब मैं ये देख रहा था चीजें और ये जो मैं टीटियां देख रहा हूं, तो जो चीज सबसे ज्यादा मुझे नजर आती है और ये मीडिया पे रिपोर्ट भी हो चुकी है कि एजेंट भी साफ इस्तेमाल कर रहे हैं सेम वाले। अब वो जो मुश्ताक चीनी वाला है जिसका 600 मिलियन पकड़ा गया है, टीटी पकड़ी गई है 60 करोड़ की, वो बरलास ट्रेडिंग उसको पैसे भेज रही है। अब बरलास ट्रेडिंग का नाम बड़ा सुना है। बरलास ट्रेडिंग का नाम जो फेक अकाउंट्स ओमनी के अंदर जेआईटी है, तो वहां उन जरदारी साहिबान को भी वो बरलास ट्रेडिंग वाला पैसे भेज रहा था। ये है ज़रूनी एक्सचेंज। ज़रूनी एक्सचेंज का नाम फेक जेआईटी, ओमनी जेआईटी में भी फेक अकाउंट्स में पैसे भेजने वाला वो एक कंपनी है। ये दुबई की फेक कंपनीज हैं और इनके कागजात जब सामने आएंगे तो यही लोग आपके सामने नजर आएंगे। ये शेल कंपनियां हैं जो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस नुक्ते को जो शहजाद अकबर साहब ने बताया कि किस तरह दो एक्सचेंज कंपनीज, बल्लास और ज़रूनी एक्सचेंज, ये दोनों, इन दोनों अहम केसेस में जो दोनों पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, एक का पंजाब और एक का सिंध से है, दोनों म्यूचुअली इस्तेमाल हुई हैं इस वक्त, दोनों एक साथ इस्तेमाल हुई हैं इस अहम मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। मीनू बदली खान साहब, ये कितना साइंटिफिकली ये हुआ है, ये जो पूरा मामला है और ये केस है, ये नदीम भुट्टो हो या मुश्ताक चीनी हो, आप किस तरह इसको एनालाइज करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर? साइंटिफिकली बिल्कुल नहीं हुआ, ये डेयरिंगली हुआ है, ये इतनी दीदा दिलेरी से हुआ है। जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे तो मुझे एहसास हुआ कि इनके वहमो गुमान में नहीं था कि ये कभी पकड़े जाएंगे या कभी इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्होंने इतनी लेयर्स बनाई हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, पहले स्टैश करते थे, फिर लेयर्स क्रिएट करते थे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जो एक आम मनी लॉन्ड्रिंग का तरीक़ेकार होता है पूरी दुनिया में। मगर इन्होंने चालाकी से बहुत किया, इन्होंने 25-25, 30-30 कंपनीज की लेयरिंग की हुई थी। मगर जितनी, देखिए ना, ये कैश से लेकर जब पैसा अकाउंट में आ गया तो उसकी एक ट्रेल, मनी ट्रेल बन गई। बाहर भेजा गया अगर टीटी के जरिए, उसकी भी मनी ट्रेल बन गई। तो वहां से तो ये पकड़े जाएंगे, भाई कैश कहां से आ रहा है आपके पास। तो ये तो इतनी दीदा दिलेरी से हुआ है
और सेम ऑपरेटिव्स नजर आ रहे हैं, जरूरी ट्रेडिंग, जरूरी एक्सचेंज, बरलास ट्रेडिंग, यहां पर भी समिट बैंक, वहां पर भी वही तरीक़ेकार, यहां से कैश बाहर भेजना, और यहीं के पापड़ बेचने वाले को का पंजाब से कैश बाहर भेजना, और वही पापड़ बेचने वाला आपको $1,70,000 की टीटियां कर रहा है। उस गरीब से पूछा गया आप कभी लंदन गए थे, तो वो बोलता है नहीं, मैं एक दिन लंदन तो क्या कराची भी नहीं गया हूं। तो ये तो देखिए ना, मेरे ख्याल में आखिरी वक्त पे आके नैब को ये देखना पड़ेगा कि इनसे बयानात लेने के बाद इन पे थोड़ा सा हौला हाथ रखा जाए, अगर के ये कोऑपरेट करते हैं और वाकई मासूम हैं, क्योंकि ये असल अपने मालिकान के लिए कर रहे थे। अगर इनका कोई कट था इसके अंदर तो ये मुजरिम है। अगर इनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा था, जैसे नदीम भुट्टो साहब की बात हो रही है, तो वो मेरी नजर में उसकी तो हिम्मत नहीं होगी भुट्टो खानदान के किसी आदमी से पूछने की कि ये साईं ये पैसा किधर से आया है। तो मेरी नजर में अच्छा, ये तो नदीम भुट्टो तो शायद एक मामूली सा, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक मामूली सा इसमें एक पूरे चेन के अंदर है, लेकिन एक बड़ा नाम जो है, जो गिरफ्तारी हुई है नैब की तरफ से, वो डिंशा अंकल सरिया है। आपसे ये जो गिरफ्तारी है, इस बारे में बुरहान साहब आपकी जानते हैं नैब जिस तरह इस केस में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जीआईटी में एक जगह नहीं कई केसेस में इनका मामले का जिक्र है। एक तो जो अमाउंट्स रिसीव हुई हैं, जो डिपॉजिटर्स ने जो डाली हैं अकाउंट्स में, उसमें इनके नाम के आगे लिखा है जी जीआईटी रिपोर्ट में 30 मिलियन रुपीस। उसके अलावा 3 जमीनों का जिक्र है, एक प्लॉट नंबर 5 CF1 1 लेके 5 क्लिफ्टन, प्लॉट 6 CF 1 to 5 क्लिफ्टन, जो एक 6536 एरिया स्क्वायर यार्ड्स का है और एक 2900 गज का है। ये 2 जमीनें जो एक कन्वर्ट हुई कमर्शियल में, एक रेजिडेंशियल थी। इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक बाय गैलेक्सी फ्रॉम सलीम अख्तर टू डॉक्टर डिंशा थ्रू वेरियस हैंड्स इन वायलेशन ऑफ द फ्रीजिंग अंडर सेक्शन 6 ऑफ एहतसाब एक्ट। अलाइनमेंट हुई लैंड की 1080 गज की, और इसके अलावा एक और अलाइनमेंट हुई है, और ये बाग इब्ने कासिम जो है उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से ट्रांसफर किया गया टू MS गैलेक्सी, जिसकी टोटल जो रकबा है वो 2770 गज है। इसी तरह प्लॉट नंबर 1A 4050 गज, टोटल 17336 गज का जिक्र है। लेकिन हैरान इसमें अहम जो बात है वो इस रिपोर्ट में जो डॉक्टर दिंशा के बारे में लिखी गई है कि दिस प्रॉपर्टी हैज ऑल्सो come back to be again held by Mr. Asif Ali Zardari through MS Galaxy Construction in the name of his present frontman Dr. Dinsha Hoshang Uncle Saria। फ्रंटमैन कहा गया है इस शख्स को, आसिफ ज़रदारी साहब का। तो बुरहान साहब, ये कितनी अहम गिरफ्तारी है आपकी नजर में? यहाँ साहब देखें, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि अब टाइम आ चुका हुआ है कि पाकिस्तानी कौम को यह जागना ज़रूरी हो गया। अगर हम लोग अब भी नहीं जागेंगे और हम लुटेरों के पीछे नारे भी मारेंगे, लुटेरों के साथ जो खड़े भी होंगे, जो जानते हुए ये तमाम चीज़ें कि इन्होंने किसके हक पे डाका मारा है, ये डाका जो है कि आपके, मेरे और एक आम पाकिस्तानी के जो हक पे ये डाके पड़े। ये वो पैसे थे जो पब्लिक के लिए थे, ये वो पैसे थे जिनसे जाके डेवलपमेंट होनी थी, इलाकों में इम्प्रूवमेंट आनी थी। दूर दराज जिन लोगों को आज जो पानी मैसर नहीं है, पौंड से जहाँ पे जानवर भी पानी पी रहा है और इंसान भी पानी पी रहा है, वहाँ पे पानी जो प्रोवाइड होना था। तो अगर हम एज ए कौम नहीं जागेंगे, सोते रहेंगे, फिर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। दूसरी साइड पे अगर देखें तो हमारे वाकई ही जो हमारी जो लोग हैं उनकी कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और जो एक हमारा सोशो इकनॉमिक जो एक सेटअप बना हुआ है उसमें एक बेचारा गरीब जो है उसकी आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ जो है अपने घर के अंदर है, घर से बाहर उसकी आवाज़ कोई नहीं है, और उसके साथ ना कोई खड़ा होता है ना कोई स्टेट खड़ी होती है। और जब स्टेट के ऑर्गन्स ही जो है कि सबसर्विएंट हो जाएं तो फिर ये तमाम चीज़ें इसी तरह होती हैं और इसी तरह जो है बेड़ा गर्क होता है। हमें ये टाइम आ गया जी कि कौम जागे। और दूसरी आपने बात की कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये जो आपने पहले बात की है कि ये बेचारा जो एक हारी इनका था और जो केयर टेकर था एक घर का, जो ऐसे अगर उसके पास जो कोई पैसा आ रहा था तो ये पैसा अब प्रूव हो चुका हुआ है कि अल्टीमेटली इसका बेनिफिशरी कौन था। इसके बेनिफिशरी वो थे वो जो इस घर के मालिक हैं। अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे भेजा जा रहा है, तो इसके अंदर कोई किसी किस्म का शक तो नहीं रहा। और ये तमाम चीज़ें अभी तक जितना एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आ चुका हुआ है, मेरे ख्याल में इट्स इररिफ्यूटेबल एविडेंस। लेकिन ऑब्वियसली नैब का काम करने का एक तरीक़ाकार है, वो हर एक चीज़ को और हर एक इंडिविजुअल को में वो एक्यूज हो या विटनेस हो उनको पूरा मौका देते हैं
पूरा अपना जो है कि अगर कोई उन्होंने अपनी बेगुनाही जो है साबित करनी है, उनके पास कोई एविडेंस है, तो उसका पूरा मौका दिया जाता है। और एक अच्छी बात है ताकि तमाम एक सिस्टम, एक साइकिल जो है इन्वेस्टिगेशन का आपका कंप्लीट होकर अदालत में जाए, ताकि फिर अदालत के अंदर वो चीज़ें ऐसी ना उठें जिससे किसी को किसी किस्म का जो है फ़ायदा पहुँच सके जो है। और दूसरी बात मैं ये देखता हूँ कि अभी आपके जो है कि पिछले दिनों इन्हीं केसेस के अंदर जो प्री अरेस्ट बेलें भी हो रही हैं। यार नैब के कानून के अंदर तो बेल भी नहीं है, तो ये प्री अरेस्ट बेल जो है कहाँ से आ रही हैं? तो ये तमाम चीज़ें अगर चलती रहेंगी, क्यों हो रही है? अगर किसी का ताल्लुक जो है लीगल के फर्टेनिटी के साथ है या कुछ है, तो उसको तो बेल मिल जाती है। ये नदीम जैसा बंदा जो है ये बेचारा जो है रगड़ा जाता है। तो मतलब है हमें इन तमाम चीज़ों को भी ये देखना पड़ेगा। और अगर कानून को हमने जो है कानून की बालादस्ती जो है कायम करनी है, तो फिर कानून ने अपने तरीक़ेकार से जो कि दिया हुआ तरीक़ेकार है उसके मुताबिक उसको चलने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, ये जो डॉक्टर डिंशा है इस वक्त इमदाद सुमरो साहब, इनके बारे में जो जमीन ग्रैब मुबैना तौर पे हुई है, ये आइकन टावर का जिक्र है इसमें, और जो क्लिफ्टन के अंदर मेन इस वक्त ये जगह है बाग इब्ने कासिम का जिक्र है। लेकिन यहाँ जीआईटी रिपोर्ट में जिक्र उस वक्त के सीएम का भी है, बड़ा जरूरी तौर पे उनका लिखा है जी कि द ग्रैबिंग ऑफ द स्टेट लैंड इन फेवर ऑफ एमएस गैलेक्सी सुपरवाइज थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय द चीफ मिनिस्टर सिंध एंड अदर लोकल अथॉरिटी। ये बाकायदा सीएम ने इसको सुपरवाइज किया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, ये जीआईटी में लिखा गया था। कितनी अहम गिरफ्तारी है डॉक्टर डिंशा की? इनसे तो लग रहा है कायम अली शाह साहब डायरेक्ट इसमें इंप्लीकेट हो सकते हैं। इमदाद सुमरो साहब। सैफान भाई देखें, मैं थोड़ी कितनी अहम गिरफ्तारी है उस पर आने से पहले ये मैं थोड़ा एक अर्ज़ करूं। जैसे मेरे मोहतरम दोस्त हैं, मेरे साथ जो पैनलिस्ट है, उन्होंने कहा कि नदीम भुट्टो साहब एक गरीब आदमी है या एक मोहरा है, उसके ऊपर नैब को हल्का हाथ रखना चाहिए। लेकिन आप देखें कि नदीम भुट्टो हो, हामिद समो हो, या एक ड्राइवर जो जरदारी साहब हैं, या मुश्ताक महर, जो छोटे छोटे लोग हैं जिनके नाम पर इन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं, या उनके नाम पे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी है, या उनके नाम को उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उन्होंने इनकी शनाख्त को इस्तेमाल किया है, वो तो ठीक है, चलो छोटे छोटे मुलाजमीन है। आप डॉक्टर डिंशा अंकल सरिया के जो मेन इल्ज़ाम है नैब का, जिसमें जो 3 प्लाट्स हैं, रफाही प्लाट्स हैं ना, आवाम की भलाई के प्लाट्स हैं, जो सिंध के एक रबड़ स्टैम्प सीएम कायम अली शाह ने उनको दे दिए थे। हमारी बदकिस्मती सिंध सूबे की यह है कि कायम अली शाह से लेकर मुराद अली शाह साहब तक और जितने भी वजीर, मुशीर, मिनिस्टर हैं, वो सारे रबड़ स्टैम्प है। आज तक कायम अली शाह ने, मुराद अली शाह ने कभी जुर्रत की है कि वो अपनी क़यादत को कहें कि ये गलत काम हो रहा है और उसकी मज़ामत की है? उसके अलावा एतराज़ एहसन साहब से लेकर रज़ा रब्बानी साहब तक, या जितने भी साहिबान हैं, बड़े बड़े नेक नाम हैं, इन्होंने कभी आसिफ जरदारी साहब, कभी फरियाल तालपुर साहिबा को कभी कहा है कि ये काम गलत हो रहा है, ये आगे चलकर हमारे लिए बदनामी का बायस बनेगा, हमारे हाथ पैर फंस जाएंगे और सारी दुनिया हमें देखेगी कि हम इन गलत कामों में मुलविस है? तो किसी ने भी नहीं कहा। तो नदीम भुट्टो का तो एक छोटा किरदार है। आप बताएं कि सिंध में आज तक जितनी भी करप्शन के काम आ रहे हैं, जो ऑन द रिकॉर्ड है, जो जीआईटी ने जो एफआईए की थी, जीआईटी ने पब्लिक डॉक्यूमेंट भी किया है, उसमें जितने भी करप्शन के मामलात हैं, उसमें से आप मौजूदा सीएम सैयद मुराद अली शाह को बरियल ज़िम्मा करार दे सकते हैं? या ये जो डॉक्टर डिंशा का जो एक मैटर है जिसमें ये सामने आया है, उसमें कायम अली शाह साहब, जिनको सिंध का रबड़ स्टैम्प सीएम कहा जाता है, या खुद मुराद अली शाह साहब भी सिंध के रबड़ स्टैम्प सीएम है। और आप देखें कि जब ये हुकूमत चलाते हैं तो डॉक्टर आसिम, डॉक्टर डिंशा, अनवर मजीद, एजी मजीद, मलक रियाज, ठीक है, ये सारे किरदार आपको नजर आते हैं। इस बात को कंटिन्यू करते हैं और ना तो ये मुंतखब होते हैं। डॉक्टर डिंशा के हवाले से मजीद जो इंकशाफात हैं जीआईटी रिपोर्ट पे और जो हमारी इत्तलात हैं नैब जराए से, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो अहम तरीन इंकशाफात का ये सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक रख रहे हैं। नदीम भुट्टो की गिरफ्तारी और अदालत में दौरान समात आप दीदा होना, और फिर यह कहना कि बतौर 20,000 रुपए के मुलाजिम उसको इल्म नहीं था कि पैसे कहां से आ रहे थे, और वहां से लेकर डॉक्टर डिंशा अंकल सरिया की गिरफ्तारी तक
जिसके बारे में JIT के अंदर इल्जामात जो लगाए गए, उन इल्जामात की अगर आप जिस्ट देखें तो उसमें मेन रफाई प्लॉट्स के हवाले से 3 रफाई प्लॉट्स क्लिफ्टन के इलाके में जिनको कन्वर्ट किया गया, ट्रांसफर किया गया गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन को, और इसके साथ साथ अकाउंट्स के अंदर जो फेक अकाउंट्स के जरिए पैसे आए तकरीबन 30 मिलियन रुपीस, जिसका जिक्र JIT रिपोर्ट में किया गया। इमदाद सुमरो साहब, आपसे बात हो रही थी ब्रेक से पहले, मीर मोहम्मद अली खान साहब भी हमारे साथ हैं, बुरहान अली साहब भी साथ हैं। इसके अलावा और इल्जाम क्या है कि इसमें तो कायम अली शाह साहब बज़ाहिर इम्प्लीकेट हो रहे हैं कि उन्होंने जमीनें दी, इसके अलावा और क्या इल्जाम है पसे पर्दा? इमदाद सुमरो साहब। जी सैफान भाई, कायम अली शाह साहब बाज़ाहिर नहीं है, वो तो इंक्वायरी रिपोर्ट में बिल्कुल वाज़ेह है JIT रिपोर्ट में कि कायम अली शाह साहब उसमें मुलविस हैं। और दूसरा ये मैं आपको बताऊं, ये जो डॉक्टर दिनशाह अंकल सरिया साहब हैं, ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्त, पार्टनर, मैनेजर या उनको फ्रंट मैन भी आप कह सकते हैं। ये 2-3 मामला देखते थे जरदारी साहब के। एक उनकी प्रॉपर्टीज़ की, अमलाक की, प्लाट्स की उनकी देखभाल करते थे, इनके माली मामलात की देखभाल करते थे, और सबसे ज़्यादा जो अहम है वो ये देखभाल करते थे इनकी फैक्ट्रीज़ की। ये तो मामलात आज जो नैब के ज़राए से जो खबर आई है कि 3 रफाई प्लाट्स का मामला है, लेकिन मामला यहाँ तक नहीं है, काफ़ी दूर तक इनका मामला जाएगा। अगर फेयर ट्रायल होती है नैब की तरफ से, हम पहले भी 12 अर्ज़ कर चुके हैं कि अगर इनको कोई पॉलिटिकल NRO नहीं मिलता या इनको इस्टब्लिशमेंट की तरफ से कोई रियायत नहीं मिलती तो इनके इस केस से बरियत का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है। अब आते हैं कि दूसरे कौन से मामलात हैं जिनमें नैब इनके हवाले से तहकीकात कर रही है। एक तो इनका बुलेट प्रूफ गाड़ियों का एक कारखाना था जो आम गाड़ियों को ये बुलेट प्रूफ बनाते थे। कराची के कोरंगी के इलाके में एक मशहूर बिस्किट फैक्ट्री है, उसके साथ ये था पाक आर्मरी के नाम से। तो ये डॉक्टर दिनशाह साहब बज़ाहिर फ्रंट पे थे, ये उस कारखाने के या फैक्ट्री के मालिक थे, लेकिन इसके जो पसे पर्दा थे, कहा जाता है, सोर्सेस का ये कहना है कि उसमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब थे इस कारखाने में। नैब उनकी भी तहकीकात कर रही है। अब तक नैब के ज़राए ने जो हमें बताया है कि जो इन्होंने रिकॉर्ड फराहम किया है नैब को कि इन्होंने कोई 350 गाड़ियाँ 2008 से लेकर 2013 तक 350 आम गाड़ियों को उन्होंने बुलेट प्रूफ किया है, जिनका रिकॉर्ड भी तसल्ली बख्श नहीं है। लेकिन हमें जो ज़राए ने बताया है कि तकरीबन 2000 गाड़ियाँ इन्होंने गैर कानूनी तौर पर और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जाली डॉक्यूमेंट्स पे उन्होंने उन गाड़ियों को उन्होंने बुलेट प्रूफ किया है। अब ये पता नहीं है कि वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं किसी डाकू के इस्तेमाल में हैं, किसी कातिल के इस्तेमाल में हैं या किसके इस्तेमाल में हैं, वो रिकॉर्ड उन्होंने नैब को फराहम नहीं किया है, सिर्फ 350 गाड़ियों का। जो भी उनमें से ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं वो जाली कागजात हैं, उनके हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मौजूद हैं। उसके अलावा जो 11 गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ इम्पोर्ट की गई थी उसमें भी इनका डॉक्टर दिनशाह साहब का किरदार सामने आ रहा है। उससे एक अहम मामला है जो बताया जाता है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की एक शराब की फैक्ट्री है इंडस ब्रेवरी के नाम से, उनके मामला भी डॉक्टर दिनशाह साहब चलाते थे। वो जो शराब की जो फैक्ट्री है, मतलब सिंध में कोई भी कारोबार, कोई भी कारखाना, जूट बैग से लेकर गंदम की बोरियों से लेकर ट्रैक्टर के बनाने तक हर चीज़ पे इनका कब्ज़ा है। अपने MNS से लेकर जो भी कारोबार जहाँ पर सिंध में करता था उनके शुगर मिलों पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। एक दौलत की एक अंधी हवस है जो इनकी ख़त्म नहीं हो रही। तो उसमें ये किरदार हैं, ये उसके मददगार भी हैं, उनके पार्टनर भी हैं, उनके दोस्त भी हैं। ये सारे किरदार बेनकाब हो रहे हैं। बड़े इंपॉर्टेंट मामला हैं। लेकिन बुरहान साहब, ये डॉक्टर दिनशाह हो गए या बुरहान साहब इसके अलावा जो गिरफ्तारी नदीम भुट्टो की है या इससे कबल जो गिरफ्तारियां सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन और मुख्तलिफ लोगों की हुई हैं, क्या ये अप्रूवर बनने जा रहे हैं या अप्रूवर बन सकते हैं या ये एज अक्यूज ट्रीट होंगे? और अक्यूज हैं तो फिर तो बहुत बड़ी फहरिस्त है। क्या नैब किस तरह ट्रीट करेगा आगे इन लोगों को? बुरहान साहब देखें, जहाँ तक कि मेरी राय के मुताबिक तो जो है नैब को ये करना चाहिए कि कम से कम एक्यूज जो है साइड करें, और जो इसमें है अगर ये अप्रूवर बन सकते हैं या विटनेस के रोल पे, और जिस टाइम पे अगर नैब के सामने ये चीज़ आ गई है कि ये एक इंडिविजुअल है और जो ये पे के ऊपर है और उसका वो प्रूफ मिल जाता है और बाकी ये पैसा जो है किसी का आ रहा है वो रूट कर रहा है, तो नैब के पास है कि उसको विटनेस के सिंपल विटनेस भी जो है बना सकती है, क्योंकि डायरेक्ट उसका अगर उस क्राइम के साथ जो है वो नहीं है, अब मजबूरी के अंदर या फैसिलिटेटर है तो वो किया जा सकता है।
तो इन दोनों केसेस के अंदर जो है जितने कम एक्यूज होंगे उतना स्पीडी ट्रायल होगा और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे केस के जो है जल्दी कल्मिनेट होने के जो है। तो बाकी जो है अप्रूवर्स जब अगर उन लोगों को जो अल्लाह करे कि अकल आ जाए, वो सच के साथ खड़े हों और सच का साथ दें, उनकी इधर दुनिया में भी जो है कि थोड़ा जो है वो जो एक स्टिग्मा लग रहा है करप्शन का, उससे जो है उनकी जान बख्शी होगी और आखिरत के मामलात भी उनके आसान होंगे जो है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से जो है इनको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। जो तो मेन करेक्टर्स हैं इस केस के अंदर जो है दे शुड बी साइटेड एज एक्यूज, और जिस किसी ने भी देखें अगर कोई इलीगल बेनिफिट दिया है तो वो उस बेनिफिट लेने वाले से बेनिफिशरी से ज़्यादा बड़ा जो है कि मेरे ख्याल में जो है वो है एक्यूज है। सही। अब किसी ने अगर अपनी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की है, उसके पास वो कस्टोडियन है एक, अगर कोई से के जो है पब्लिक कम्युनिटी प्लॉट्स हैं वो ऑक्शन में जाने चाहिए। अगर वो नहीं होती, किसी एक इंडिविजुअल को नवाजा जाता है, अब उसके पीछे जो भी कंसिडरेशन है, तो देन इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। हाउ कैन दे अलॉट एंड गिव अपनी मर्जी के ऊपर किसी एक इंडिविजुअल को? तो उन लोगों से, तमाम लोगों से जो है वो पूछताछ बहुत ज़रूरी है। और जैसे मीर साहब ने पहले बात की कि ये टाइम आ गया है कि वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी आप ऊपर से लेके नीचे तक जो है जिन्होंने किया है शुरू ऊपर से करें पूछना, और नीचे तक जितने भी जाते हैं वो कसूर ऊपर वालों का ज़्यादा है। नीचे वाले कारिंदे हैं जो बेचारे जो यूज़ हुए हैं, हालात ऐसे थे कि वो नो नहीं कह सकते उन चीज़ों में जो है, तो उनको भी जो है केस का एक हिस्सा बना के जो है ऊपर वाले जिन्होंने ये काम किए हैं उनके हद तक जो है केस को अपने स्ट्रांगली जो है बाइंड करें और जो है कोर्ट में लेकर जाएं। ठीक है मीर साहब, आप लास्टली आपके क्या कमेंट्स होंगे, क्योंकि ये मामला जिस तरह बढ़ रहा है, नैब जिस तरह आगे इस मामलात को लेकर चल रही है, फाइनेंशियल मैटर्स हैं आपके नजदीक स्मूथली, और नैब का जो तरीकाकार है अब तक का, ये कितना अश्योर करता है कि आगे जो अकाउंटेबिलिटी की ड्राइव है ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी? क्योंकि इमदाद सुमर साहब भी यही कह रहे हैं कि कहीं कोई एनआरओ ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई डील ना हो जाए, कुछ मामला ना हो जाए। देखिए, अगर एनआरओ नहीं होता है, तो मेरे ख्याल में ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। जिन साहब का अभी आप नाम ले रहे थे, गैलेक्सी ट्रेडिंग वाले, मैं आपसे कहता हूं ये जरदारी साहब के सलीम अख्तर जो हैं, ये मेरे पड़ोसी हुआ करते थे। ये 22 साल से जरदारी के पार्टनर्स हैं। ये ओपन सीक्रेट है। अब्दुल्ला शाह गाजी के बराबर वाला प्लॉट भी इनका था। गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन जरदारी साहब के साथ सारे प्लॉट्स इनके थे। तो ये तो हम जो कराची में रहते थे और एक सोशल सर्कल है, उसमें तो हमें सबका पता था कि ये जरदारी के पार्टनर है, ये उनके पार्टनर है, ये उनके पार्टनर है। और अब नैब, उन्होंने सलीम साहब से भी उनसे छीन लिया, सलीम की फैमिली को भी जरदारी ने जुल्म किया, वो भी अब वहां से भाग के कनाडा में बैठे हुए हैं। वो सब हम सब जानते हैं ये बात। तो मेरे ख्याल में अब ये जो खुदाई लहजे में ये जो हुक्मरान बोलते थे ना, जैसे हम रियाया वो हुक्मरान, दिस हैज टू कम टू एन एंड। ये कहते हैं ना कि जमहूरियत खतरे में है। मैं अब ये कहता हूं कि पाकिस्तान खतरे में है। अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई तो जमहूरियत तो गई चूल्हे में, पाकिस्तान की बका खतरे में आ जाएगी। वर्टिकली करें। और इसमें देखिए, हर जगह जहां अकाउंटेबिलिटी होती है उसमें 10-15% इनोसेंट होते हैं, वो बाद में छोड़ दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जो इनोसेंट है उनके साथ होगा, हुकूमत भी होगी, वो छोड़ देंगे। मगर 85% ये जो लोग हैं, इन्होंने लूट के खाया है इस मेरे मुल्क के, आपके मुल्क को। तो दिस हैज टू बी डन एंड आई थिंक इट विल बी डन। ठीक है मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे, आपने ज्वाइन किया, बुरहान साहब का, इमदाद सुमर साहब का, कि आज ज्वाइन किया और अहम आज हमने बेनकाब किए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा अब तक।